नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल जीएस प्लेनेट पे। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम लोग 12 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसी सीरीज़ में देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली MPPSC, UPPCS, जितने भी राज्य PCS के पेपर होने वाले हैं उन सभी के एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ SSC के भी एग्ज़ाम में ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए, खरीफ फसल यानी खरीफ क्रॉप्स क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे। खरीफ फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। सरकार ने धान की MSP में कितने मूल्य प्रति क्विंटल की वृद्धि की है? 52 रुपये, 65 रुपये, 72 रुपये या 82 रुपये। ध्यान दीजिए, धान की जो कीमत निर्धारित होती है वो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाती है। एक इधर धान उधर दूसरा गेहूँ, तो सही आंसर इसका सी 72 रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य की वृद्धि की है। अब थोड़ा सा इसका एक एक लफ्ज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, खरीफ फसल क्या होती है ये समझते हैं। देखो, मुख्यतः फसलें भारत में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार की होती हैं। अनाज की फसलों की बात करें उसमें होती है, एक होता है आपकी रबी की फसल, दूसरी है खरीफ की फसल और तीसरी है जायद की फसल। ये 3 तरह की फसलें होती हैं जो बोई जाती हैं भारत में, और इन तीनों फसलों की बुआई और कटाई का अलग अलग समय होता है। जैसे रबी की बात करें तो ये सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काट ली जाती है। समझ में आया? सर्दियों में बोई जाएगी और गर्मियों में काटी जाएगी। समझ में आया? जैसे दिसंबर के आसपास ये बोया जाएगा और मार्च अप्रैल तक आते आते ये कट जाएगा। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है। कौन सी होती है? रबी की सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है? गेहूं होती है, चना होती है, सरसों होती है। ठीक है, तो इस तरह की फसलें जो है क्या कहलाती है? रबी की फसल कहलाती है। दूसरी है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? गर्मी में बोई जाती है, और स्पेशली कब बोई जाती है? ये जुलाई के आसपास बोई जाती है और ये अक्टूबर तक काट ली जाती है। कब काटी जाएगी? अक्टूबर तक। तो अक्टूबर तक काट ली जाएगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फसल कौन सी होती है? धान होती है। कौन सी होती है? धान होती है। कॉटन यानी कि कपास होती है, जूट होती है, गन्ना होती है। इसके अलावा दलहन तिलहन भी बहुत सारे होते हैं। जायद की फसल कौन सी होती है? ये शुष्क फसल भी होती है। ये मार्च अप्रैल में बोई जाती है और मई जून में काट ली जाती है। जैसे खीरा, ककड़ी, कुकुम्बर, खरबूजा, तरबूज, ये सारी की सारी जायद फसलें होती हैं। तो आपको 3 तरह की फसलें मिलेंगी। कौन कौन सी फसल? रबी सर्दियों वाली, ठीक है, खरीफ गर्मियों वाली, और जायद शुष्क वाली, गर्मी से ठीक पहले काट ली जाएगी। समझ में आ रहा? तो ये 3 फसलें होती हैं महत्वपूर्ण। क्लियर है? तो होता क्या है अब, जैसे कि समझिए, एक कन्वेंशन है, एक परंपरा है कि सरकार क्या होती है, बुआई से ठीक पहले, किसी भी फसल की बुआई के ठीक पहले उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित करती है। कौन करती है? भारत सरकार करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, नाम से ही लग रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। क्यों करती है समझिए। जैसे मान लीजिए खरीफ की फसलों की बुआई कब शुरू होने वाली है? जुलाई। ठीक है, जुलाई में। ठीक है, मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, धान। किसी किसान को धान की बुआई करनी है। अब वो मान लीजिए पिछले साल उसको घाटा लगा था धान की बुआई में या धान की पैदावार में, तो इस बार वो सशंकित रहेगा, थोड़ा सा सस्पेक्टेड रहेगा कि धान बोए कि ना बोए। अब मान लीजिए किसी किसान ने धान की बुआई ना करी, तो भारत में क्या आ जाएगा? खाद्य संकट आ जाएगा, फूड क्राइसिस आ जाएगा कि भाई चावल मिलेगा ही नहीं खाने को। तो ऐसी स्थिति को रोकने के लिए सरकार क्या करती है? किसानों को प्रेरित करेगी, भैया ऐसा है कि आप बेझिझक होकर धान की बुआई करें। क्या करें? धान की बुआई करें। अगर मार्केट में आपको आपकी जो भी फसल की कीमत है उसका कम मूल्य मिलता है तो आप हमें बेच दीजिएगा। समझ में आया? तो जो न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है सरकार, उसे क्या कहा जाता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लेते हैं कि 1400 रुपये मार्केट में है और उस किसानों को लग रहा घाटा है, तो सरकार बोलेगी कि भैया हम 1600 रुपये में बेच दो। समझ में? इससे क्या होता है? किसानों के मन में जो दुविधा रहती है फसलों के मूल्य को लेकर, वो दूर हो जाती है। अब वो आराम से, उसको पता है कि अगर मार्केट में घाटा लगेगा तो सरकार है वहाँ पर, वो खरीद लेगी। क्लियर है? तो इस तरह की आशंकाओं को दूर करने के लिए भारत सरकार 2 बार MSP की घोषणा करती है। कितनी बार? 2 बार। एक बार रबी की फसल की बुआई से ठीक पहले, ठीक है, यानी नवंबर के आसपास, और एक बार जून में। क्यों? क्योंकि जुलाई से ठीक पहले, क्योंकि फसलों की बुआई से 1 महीने पहले ही घोषणा कर देनी है।
अदरवाइज क्या होगा, किसान क्या होगा, चिंता में रहेगा। क्लियर है। तो इस समय क्या चल रहा है, जून जुलाई में किसकी फसल बोई जाएगी, खरीफ की फसल। इसलिए पहले से ही सरकार ने अलग अलग जो खरीफ की फसलें उनके मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा कर दी है। क्लियर है। तो उसी सिलसिले में धान के मूल्य में पिछले साल की तुलना में 72 रुपये की वृद्धि कर दी है, कि 72 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। समझ में आ गया। थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि हाल में भारत सरकार द्वारा घोषित खरीफ फसलों के एमएसपी में यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में किस फसल के मूल्य में सर्वाधिक वृद्धि की गई है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी भी फसल के लिए, चाहे रबी हो चाहे खरीफ हो, एमएसपी की घोषणा होती है तो आपको जो है 2 क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले कि अगर खरीफ की फसल है तो धान की कीमत क्या निर्धारित की गई है, और अगर रबी की फसल है तो गेहूं की क्या निर्धारित की गई। ये 2 आपको याद रखने हैं। समझ में आए, गेहूं और धान। और इसके अलावा चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, उनमें सर्वाधिक मूल्य में किसकी वृद्धि की गई, जो सर्वाधिक होगा उसको याद रखना। तो 2 ही के मूल्य याद रखना है। अब आपको बता दें, एमएसपी भारत सरकार कितने फसलों के लिए निर्धारित करती है। लगभग 24 फसल है। 24 फसलों पर सरकार क्या देती है, एमएसपी देती है। तो आपको 24 के 24 फसलों के मूल्य नहीं याद रखने हैं, केवल धान के याद रखने हैं, गेहूं के याद रखने हैं, और सर्वाधिक किसकी वृद्धि हो रही है वो याद रखना है। क्लियर है। जैसे अभी धान में 72 रुपये की वृद्धि की गई, तो ऐसा कौन सा फसल है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि की गई। क्या वो धान है, क्या वो कॉटन है, क्या वो जूट है, क्या वो सिसमम है। सिसमम का मतलब होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं तिल। तो सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि की गई, तिल में वृद्धि की गई। क्लियर है। तो 2 क्वेश्चन हमने देखा, धान में कितने की मूल्य की वृद्धि हो गई है, 72 रुपये प्रति क्विंटल की, और सबसे ज़्यादा किस में वृद्धि हुई, तिल में। क्लियर है। ये है न्यूज़, देख लेते हैं। सिसमम एमएसपी हैज़ बीन रेज 6.59%। तो सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि हुई है। और क्या कहते हैं, अगर ओवरऑल की बात करें, ओवरऑल खरीफ क्रॉप की वृद्धि में कितनी हुई, वृद्धि 3.8% हुई है। क्लियर है। तो एमएसपी इंक्रीज अहेड ऑफ खरीफ सीजन वाज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए, जो सीसीईए होती है, सीसीईए क्या होता है, आर्थिक मामलों की जो कमेटी होती है, कैबिनेट कमेटी होती है, वो अंतिम निर्णय लेती है। अब प्रश्न उठता है कि एमएसपी की घोषणा का जो परंपरा है वो कैसा है। देखो बताते हैं। सरकार के पास एक्सपर्ट तो है नहीं, तो किस फसल का कितना होना चाहिए एमएसपी, ये निर्धारित करने के लिए कमीशन बनाई गई है। उस कमीशन का नाम है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। यहाँ पर हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, कृषि उत्पादों की मूल्य एवं, कॉस्ट का मतलब होता है कि लागत, और इसको बोलते हैं मूल्य। तो लागत और मूल्यों का आयोग, समझ में, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसे बोला जाता है। इसका गठन कब हुआ था, एग्जाम में पूछा जाता है। तो बेटा इसका गठन कब हुआ था, 1965 में, ये याद रखिएगा। सीएसीपी इसे शॉर्ट में बोलते हैं। सीएसीपी का गठन कब हुआ था, 1965। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सीएसीपी क्या करता है, प्रत्येक वर्ष रबी फसल और खरीफ फसल की बुआई से पहले सरकार को एमएसपी पर क्या देती है, सुझाव देती है। समझ में आया कि किसी फसल की एमएसपी कितनी होनी चाहिए। तो सरकार को ये क्या देती है, सुझाव देती है। सरकार उस सुझाव को चाहे स्वीकार करे या ना करे, वो उस पर निर्भर करता है, लेकिन ये क्या करती है, सुझाव देती है। इसमें क्या होते हैं, कृषि विशेषज्ञ होते हैं, इसमें एक्सपर्ट होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्रियाओं के लिए, और वो सरकार को रिकमेंड करते हैं, भैया धान की इतनी कर दो, इसकी इतनी कर दो, इसकी इतनी कर दो। क्लियर है, समझ में आया। एमएसपी इस बार बहुत ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि अभी किसान का आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन चल रहा है 6 महीने से, और उनका आंदोलन इसी के लिए को भारत सरकार से एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं कि भैया एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। ठीक है। आपको एक और बता दें, आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किसानों को एमएसपी का केवल 6% लाभ ही मिल पाता। सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर देती है कि हमने इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, लेकिन क्या वास्तव में सरकार ने प्रोक्योरमेंट किया। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या, खरीदी की। तो खरीदी कितनी हो रही है, एमएसपी पे खरीदी केवल और केवल 6% हो रही है, और ये 6% में 80% फसल की खरीदी कहाँ होती है, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में। ये 3 राज्य सबसे ज़्यादा एमएसपी का लाभ प्राप्त करते हैं, इसलिए ये एमएसपी की गारंटी चाहती है, इसीलिए यहीं के किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो थोड़ा उससे भी रिलेटेड चीज़ें हैं, बाकी आप हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, होपफुली समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में देहिंग पटकाई को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, यह किस राज्य में। तो बेटा ये असम में है। कहाँ पे है, ये असम में। याद कीजिए, एक हफ्ते पहले हमने आपको एक और नेशनल पार्क बताया था जिस पर दर्जा दिया गया था, उसका नाम याद रखिए। तो असम में इसको मिलाकर अब 7 नेशनल पार्क हो गए। कितने, 7। अब आपसे एक प्रश्न यह बनता है कि भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो वो है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार में। समझ में आया। अंडमान और निकोबार और मध्य प्रदेश में कुल 11
नेशनल पार्क है। कितने नेशनल पार्क है? 11 नेशनल पार्क। और असम में कितने हो गए? 7। यानी तीसरे नंबर पर कौन हो गया? असम हो गया। क्लियर है। पहले नंबर पे कौन कौन है? पहले नंबर पे है मध्य प्रदेश और अंडमान निकोबार, और दूसरे नंबर पर असम है। क्लियर है। तो असम में ये देहिंग पटकाई नेशनल हो गया। इसके पहले एक मिनट, तो फिर कैमरा ऑन हो गया। हाँ, देख लेते हैं। इसके पहले देखो रायमोना को नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था, अब देहिंग पटकाई हो गया। तो अब इसको मिलाकर असम में कितने नेशनल पार्क हो गए? असम में देखिए हो गए काजीरंगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, नमेरी, ओरांग, मानस, डिब्रू साइखोवा, ये पिछले साल इसको दर्जा मिला था 5, ये था। रायमोना 6, और देहिंग पटकाई क्या हो गया? 7। तो 7 नेशनल पार्क हो गए असम में। क्लियर है। असम के बारे में बता देते हैं। असम एक नॉर्थ ईस्ट का महत्वपूर्ण राज्य है। इसकी राजधानी क्या है? दिसपुर। और इसके चीफ मिनिस्टर अभी हाल ही में नियुक्त हुए हेमंत बिश्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। और वहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। याद रखिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल मैगजीन है यूनाइटेड स्टेट्स की, बहुत ही प्रभावशाली मैगजीन है। फोर्ब्स के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में टॉप किसने किया है? एक अभी लिस्ट जारी की है कि जो जितने मल्टीनेशनल बैंक हैं भारत में काम कर रहे हैं, मल्टीनेशनल मतलब जो वर्ल्ड वाइड बैंक है, ग्लोबल बैंक है, जो भारत में काम कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किसका है? तो उसका सही आंसर है क्या? डीबीएस बैंक। क्या होगा? डीबीएस बैंक। ये जहाँ पर अलग अलग बैंक है, एचएसबीसी जो कि हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, सिटी बैंक, ये सिटी बैंक वहाँ की है, अमेरिका की स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ये लंदन बेस्ड बैंक है। डीबीएस ये डच बैंक है। तो डीबीएस बैंक भारत में सबसे बेहतरीन बैंकों की सूची में टॉप पर है। कौन से? इंडियन बैंक नहीं, वर्ल्ड वाइड बैंक की बात हो रही है। क्लियर है। यहाँ पर न्यूज़ है डीबीएस टॉप्स फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक्स लिस्ट इन इंडिया। ठीक है। हिंदी में भी है, पढ़ लीजिएगा। ये डीबीएस, फिर कैमरा ऑन हो गया। ठीक है। डीबीएस लगातार दूसरे वर्ष भारत में फोर्ब्स की विश्व के सबसे बैंकों की सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, याद रखिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य यानी स्टेट या संघ शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर क्या है? दिल्ली। क्या है ये स्कीम देख लेते हैं। दिल्ली आप गवर्नमेंट लॉन्चेस जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। अब आप याद रखिए वोट कहां आप डालते हो, तो जाहिर सी बात है कुछ सरकार के द्वारा बूथ निर्धारित होते हैं, स्पेशली प्राइमरी स्कूल जो होते हैं वहाँ पर बूथ निर्धारित कर दिया जाता है, वहाँ पर व्यक्ति क्या आता है? अपना वोट डालने जाता है। और इस किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि सभी व्यक्तियों के लिए वैक्सीनेशन कार्यक्रम कहाँ पे किया है? जहाँ पर हर एक व्यक्ति ने वोट डाला था। ठीक है। अगर दिल्ली में किसी व्यक्ति ने मान लीजिए किसी एक स्कूल में जहाँ वोट डाला था वहीं पर उसको वैक्सीन दिया जाएगा, तो इससे क्या होगी? उसके दिमाग में किसी भी तरह की अड़चन नहीं होगी, किसी भी तरह की इशू नहीं होगा भैया कहाँ वैक्सीन मिलेगा। क्लियर है। तो हर एक व्यक्ति के लिए बूथ निर्धारित कर दिया जाएगा और उसे बेहतर तरीके से लागू किया जाएगा। तो आप गवर्नमेंट लॉन्चेस जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ लीजिएगा। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश है, लेकिन ये अर्ध राज्य कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूनियन टेरिटरी भले ही है, लेकिन यहाँ पर क्या है? असेंबली भी है। असेंबली का मतलब हो गया है यहाँ पर विधानसभाएं हैं। ठीक है। और विधानसभा होने की वजह यहाँ पर चुनाव होते हैं और चुनाव में जो जीतता है वो मुख्यमंत्री बनता है। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के एलजी, ध्यान दीजिए, जितने भी यूटी है यूनियन टेरिटरी, अगर वहाँ पे गवर्नर की पद की बात करें तो वहाँ राज्यपाल नहीं है, वहाँ उपराज्यपाल होता है या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल। क्लियर है। तो वहाँ पे उपराज्यपाल कितने हैं? कौन है? अनिल बैजल जी उपराज्यपाल हैं। इसके अलावा आपसे प्रश्न है कि भारत में और कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे उपराज्यपाल का पद है? तो जाहिर सी बात है जहाँ जहाँ विधानसभा होगा, जम्मू एंड कश्मीर, उनके उपराज्यपाल कौन है? अभी हमने कल देखा था मनोज सिन्हा जी हैं। इसके अलावा कौन है? लद्दाख की बात करें, लद्दाख में भी विधानसभा है, तो लद्दाख में भी उपराज्यपाल है। कौन है? आर के माथुर हैं। इसके अलावा क्या है? पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में कौन है? अभी पौंडीचेरी में किरण बेदी हुआ करती थी, उनको रिप्लेस किया गया किसी के द्वारा, वो आप देख लीजिएगा लिस्ट। तो पौंडीचेरी हो गया, JNK हो गया, लद्दाख हो गया और दिल्ली हो गया। तो ये क्या है? ये यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें विधानसभाएं हैं, यहाँ पे अपनी सरकार होती है, इसलिए वहाँ पे उपराज्यपाल का पद होता है। तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए, पाँचों आप लोग देख लीजिएगा। PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया जाएगा वो लिंक
आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल है PSS विजन एकेडमी का, उस चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको PDF का जो है लिंक मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आप लोग वीडियो उतना ज़्यादा देख नहीं रहे हैं, ना ही लाइक कर रहे हैं, ना शेयर कर रहे हैं, और बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि रोज़ अगर देखो कि उसमें व्यूज़ नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा निराशा होती है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें। आपको अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्वेश्चन बहुत कम लेकर आता हूँ, हो सकता है यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पर 10-10, 12-12 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, लेकिन वो सब फालतू के क्वेश्चन हैं। वो वैसा करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम वो नहीं कि आपका काम बढ़ाना नहीं है। मेरा काम आपका काम आसान करना है। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन उठाता हूँ जो मुझे लगता है कि वो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फालतू के क्वेश्चन किसी भी प्राइवेट संस्था का मर्जर हो रहा है, वो क्यों पूछा जाएगा भाई? सरकार का इससे क्या लेना देना है? किसी प्राइवेट संस्था में कोई चेयरमैन बदल रहा है, उससे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जितने भी प्राइवेट न्यूज़ होती है वो सब क्वेश्चन नहीं पूछी जाती, सरकार से रिलेटेड चीज़ें से ही एग्जाम में पूछी जाती है। तो सिर्फ मैं वही कवर करता हूँ। क्लियर है? तो क्वेश्चन भले कम है लेकिन इफेक्टिव क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन बढ़ा दिया जाए, क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाए, तो आप कमेंट कीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं बढ़ा दूंगा, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला। थैंक यू। आज के लिए इतना है।